अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सम्मान्य उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी, पद्मश्री पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री आशीष शेलार जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री अमेया हेटे और श्री नरेंद्र हेटे जी, और आज इस सभागार में उपस्थित वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को, उनके कर्तृत्व को और उनके जीवन कवन को एक प्रकार से पूरे देश तक पहुंचाने के लिए सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापिस भी आएगा, और अगर वापिस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहां पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया है। ये स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 दिन भी रहे थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम किया। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है, एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण और अक्षुण्ण राष्ट्र भक्ति के योग से बनी हुई तपोभूमि है। यहीं पर अनेक लोगों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। यहां पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मैं बहुत डिटेल सेल्युलर जेल के रिकॉर्ड का स्टडी किया हूं। 2 ही प्रांत ऐसे हैं जहां से यहां स्वतंत्र सेनानियों को फांसी नहीं मिली है। समग्र भारत से, हर प्रांत से कोई ना कोई इसको यहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ये तपोभूमि है। और मित्रों, आज बहुत बड़ा अवसर है कि यही तपोभूमि पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, और लोकार्पण सावरकर जी के विचारधारा को एक प्रकार से सही मायने में आगे बढ़ाने का काम जो संगठन कर रहा है, इसके सरसंघचालक पूजनीय मोहन जी के हाथों से हुआ है। ये भूमि भी पवित्र है, वीर सावरकर की स्मृति भी पवित्र है,
और मोहन जी के हाथ से इस प्रतिमा का अनावरण और सोने में सुहागा की तरह इसको चिर स्मरणीय बनाता है। मित्रों, आज जो प्रतिमा लगी है वो सालों तक वीर सावरकर जी के बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक रहने वाली है। ये प्रतिमा कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देगी। ये वीर सावरकर ने करे हुए आह्वान को हमारे युवाओं को आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। वीर सावरकर का साहस का संदेश, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता का संदेश, दृढ़ता का उनका गुण और राष्ट्रीय एकात्मता और सुरक्षा और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को युवाओं को सौंपने का एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। सावरकर जी का एक वाक्य मेरे जैसे कई सावरकर जी के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता ये भय का अभाव नहीं है। वीरता भय ऊपर प्राप्त की हुई विजय है। जो भय को नहीं जानते हैं वो हमेशा से वीर होते हैं, परंतु सच्चे वीर ये होते हैं जो भय को जानते हैं और परास्त करने का साहस रखते हैं, वो ही वीर। और सावरकर जी इस वाक्य को जिए हैं। जब उन्होंने इस देश को आजाद कराने का प्रण लिया, पंडित जी ने कहा तभी मुझे मालूम पड़ा कि 11 साल की आयु में शिव स्तुति की रचना उन्होंने की। मुझे मालूम नहीं था, और वो भी तिलक महाराज के सामने की थी। ये गुण उनके बाल सहज मस्तिष्क में से उभरा हुआ गुण था। परंतु जब वो बड़े हुए, इंग्लैंड गए, तब उनको मालूम था कि किस प्रचंड शक्ति के खिलाफ वो भारत माता को आजाद कराने का प्रण लेकर निकले हैं। इसका भय नहीं है, भय नहीं होगा ऐसा कोई न माने, परंतु मातृभूमि के प्रति उत्कंठ समर्पण का भाव ये भय के ऊपर विजय प्राप्त कर गया और वीर सावरकर बना। मित्रों, यहां पर आज एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। मैंने ध्यान से देखा है नहीं है, मगर उसका जो कवर पेज है उसको देखा है। सावरकर जी के सभी गुणों को इसके अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। सावरकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई महानुभावों का आज यहाँ पर सम्मान भी हुआ है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी शायद इस सभागार में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने सावरकर जी को सदैव देखा है, ऐसे पंडित जी का सम्मान हुआ। डॉक्टर विक्रम संपत जी जिन्होंने बहुत तरीके से सावरकर जी के जीवनी को पुस्तक में संजोने का काम किया है। रणदीप हुड्डा, मैं जब सुना कि रणदीप जी वीर सावरकर की भूमिका एक फिल्म में अदाकार के रूप में अदा करने वाले हैं, तब मुझे लगा कि रणदीप जी ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। सावरकर जी के चेहरे पर जो दृढ़ता, जो आत्मविश्वास, जो देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो कोई कलाकार नहीं ला पाएगा। मगर रणदीप जी आप सफल हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपने सावरकर जी के जीवन चरित्र को आज की युवा पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। सागर को कोई बांध नहीं सकता। इस प्रकार से सावरकर जी के गुणों को, उनके जीवन की ऊंचाई को
और उनके अनेक आयाम वाले व्यक्तित्व को पुस्तक, कविता या फिल्म में संजो कर रखना बहुत कठिन है, मगर ये जो प्रयास हुए हैं अलग अलग स्तर पर, वो प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों को सावरकर को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया दिया है। इसलिए आज जिन सभी महानुभावों का सम्मान हुआ है उनको भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। आज पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी और उनकी टीम ने जो संगीतमय प्रस्तुति की, इससे पूरे भारत के लोग आह्लादित होंगे। ये कार्यक्रम जो भी देखेगा वो कुछ साल पीछे चला जाएगा। मराठी में की काफी लोगों को लगा होगा कि मैं तो मराठी नहीं हूं, मगर मैं आधा मराठी हूं। मेरी पत्नी महाराष्ट्र से आती है, तो मुझे मराठी समझ में तो आती है। और सागरा प्राण तरमरला ये गीत एक प्रकार से मातृभूमि के विरह में लिखा हुआ गीत है, परंतु ये आजादी की युद्ध के लिए प्रस्थान गीत भी है। उसी गीत में उन्होंने सागर जितनी समस्या को भी भारत माता आचमन कर कर पी जाएगी ऐसा भाव उन्होंने रखकर ये आजादी का एक प्रकार से उद्घोष उन्होंने किया था। यहाँ शरद पोंक्षे जी का भी सम्मान हुआ और आज सावरकर जी के सम्मान में 116 साल पहले रचे हुए अमर गीत को सागर तुम मेरी मातृभूमि की ओर ले चलो, प्राण अब कुंठित होते हैं। मित्रों, प्राण कुंठित तभी होते हैं जब विरह वेदना सहन शक्ति के बाहर जाती है। एक देशभक्त युवा विदेश के किनारे पर रहकर जब कहता है कि मातृभूमि के विरह से मेरे प्राण कुंठित होते हैं, वो ही देशभक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन कवि इससे अच्छे शब्दों में नहीं कर सकता। ये गीत की रचना इंग्लैंड के ब्राइटन सागर किनारे पर की गई और इसके एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में मातृभूमि के प्रति अमर प्रेम झलकता है और यही इस गीत को अमर बनाता है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां का हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ शरीर से नहीं बनता है। व्यक्ति का अस्तित्व जिस विचारधारा का वो अनुसरण करता है वो विचारों से भी होता है। व्यक्ति का अस्तित्व आत्मा जिसको श्रेष्ठ मानती है वो संस्कृति से भी होता है और व्यक्ति का अस्तित्व उसके कर्म से भी होता है। और वीर सावरकर के ये तीनों गुणों को अगर कोई पहचान पाता है तो भारत ही पहचान सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा था मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, सावरकर जी के बारे में उस वक्त के शिक्षा पाठ्यक्रमों में कोई बहुत पढ़ाया नहीं जाता था, मगर जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, हम सबके मार्गदर्शक थे प्रोफेसर नारायण राव भंडारी। नारायण राव भंडारी ने मुझे एक पंक्ति दी। वो पंक्ति थी, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ विण जनन ते मरण। ये वाक्य नारायण राव भंडारी ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था अमित तेरे जैसे युवाओं ने इसको जीवन का ध्येय वाक्य बनाना चाहिए। मुझे मराठी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत समझ में आता था। मैंने भंडारी जी को कहा कि भंडारी जी ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया और उसका भावार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा ये वाक्य वीर सावरकर का वाक्य है कि मातृभूमि तेरे बिना जीवन मेरे मृत्यु के समान है
और तेरे लिए मृत्यु ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरे लिए जीवन है। और मित्रों, ये वाक्य ने अनेक युवाओं को जीने की प्रेरणा दी होगी, मरने की प्रेरणा दी होगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, देश के लिए शहीद होने की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने की जरूरत तो आज भी है। तभी जाकर सावरकर की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। हमारे युवा अगर सावरकर जी की कल्पना का भारत बनाना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वो क्षेत्र के अंदर सावरकर जी की प्रेरणा के अनुरूप जीवन जीकर जीवन का लक्ष्य सुरक्षित और सबसे समृद्ध भारत माता की रचना करना, भारत की रचना करना, ये हमारा होना चाहिए। मित्रों, सावरकर जी के जीवन को जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति आने वाली सदियों तक शायद फिर से इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, इतना महान व्यक्तित्व। वो राइटर भी थे, वो फाइटर भी थे, वो जन्मजात देशभक्त थे, एक आर्ष दृष्टा भी थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, एक बहुत बड़े कवि और लेखक भी थे। गद्य और पद्य दोनों पर सिद्धता हो ऐसे साहित्यकार बहुत कम है, मगर मैंने सावरकर जी के साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं निर्णय पर ही नहीं पहुंच सकता हूं कि वो अच्छे कवि थे या अच्छे लेखक थे, दोनों में वो उत्कृष्ट थे। वो एक बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। पंडित जी ने कहा ऐसे अनेक शब्द उन्होंने अपने आप बनाकर हमारी भाषाओं को पूर्ण करने का काम किया है। आज गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का विभाग भी आता है, राजभाषा का विभाग आता है। तो राजभाषा मतलब हिंदी का प्रवाह, जीवन प्रवाह, और भारतीय भाषाओं का जीवन प्रवाह पर अध्ययन होते हैं। लगभग 600 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो वीर सावरकर जी ने हमारी भाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे शब्दकोश में दिए हैं। और मित्रों, मैं कुछ 2-3 शब्द आपको बताना चाहता हूं। हम पिक्चर देखते हैं, आर्ट डायरेक्शन किसका है? आर्ट डायरेक्शन सावरकर एरा के पहले कहीं इसका हिंदी नहीं था, कहीं इसका भारतीय भाषाओं में समावेश ही नहीं था। सावरकर जी ने कहा मैं विदेशी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। उन्होंने आर्ट डायरेक्शन को कला निर्देशन कर एक नए शब्द की रचना की। डायरेक्टर की जगह निर्देशक, ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जो सावरकर जी की पेन से निकले, या तो उन्होंने शोधे या सृजन किया, परंतु उसको सामान्य बोलचाल में लाने का काम किया। मित्रों, एक हिंदुत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाला एक जीवन था, जो आधुनिक भी था और परंपराओं को भी साथ में लेकर इसका वहन करने वाला भी था। वीर सावरकर जी ने अस्पृश्यता को निवारण के लिए जो योगदान दिया है, इस देश ने इसके लिए कभी सावरकर जी का सम्मान नहीं किया। सावरकर जी ने हिंदू समाज की सारी कुरीतियों के खिलाफ उस वक्त संघर्ष करने का काम किया और उसको समाज का विरोध झेलते हुए भी आगे बढ़े। एक क्रूस क्राय शरीर के अंदर कितनी प्रचंड दैदीप्यमान आत्मा बसती थी, कितना दृढ़ निश्चयी और देशभक्त व्यक्ति इसके अंदर जीवन जीता था। उसका अंतिम शिखर तब आया जब वो बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद आज के जमाने में हम लोग देखते हैं, हम सब करते हैं, अपने परिजनों को बचाने के लिए वेंटिलेटर रखते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्रूस का शरीर अब भारत माता के कोई काम का नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं पुनः जन्म लूंगा, अब मुझे जीने की जरूरत नहीं है। और अपने आप का आत्म बलिदान करने का काम वीर सावरकर ने किया। मित्रों, बहुत बड़ी बात, पुनः जन्म के सिद्धांत पर
जिसको हम सब सच मानते, मगर कई जगह इसको मान्यता नहीं है। इसके प्रति इतना दृढ़ विश्वास और वो मृत्यु का कारण बने, वो सावरकर जैसा महान व्यक्ति ही कर सकता है। एक जीवन में 2 जन्मठिप जिसको दे दी, वो व्यक्ति कितना भयजनक अंग्रेजों को लगता होगा, वो ही इनके प्रचंड सामर्थ्य का परिचायक है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेज आए तब से गए तब तक किसी को फांसी तो दी, मगर एक जीवन में 2 जन्मठिप किसी को नहीं दी, और वीर सावरकर को ही वो सम्मान प्राप्त हुआ। और जब सेल्युलर जेल में आए, तब अंग्रेज जेलर ने उनको कहा कि सावरकर, आप आए तो हो, मगर आपका आयुष्य इतना नहीं है, आप वापस कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, मैं जरूर वापस जाऊंगा, तेरी सल्तनत की आयुष्य मेरे आयुष्य से कम है, मैं भारत माता को स्वतंत्र देख कर। कितना दृढ़ आत्मविश्वास इस देश के भविष्य के प्रति, भारत माता की स्वतंत्रता के प्रति और इस देश के उज्जवल भविष्य के प्रति होगा। और मित्रों, आज मैं मानता हूं कि हम एक ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां भारतीय सशस्त्र क्रांति की नींव डालने वाले वीर सावरकर की भी ये भूमि पावन की है, और उसका सर्वोच्च शिखर सुभाष बाबू थे, वो भी यहाँ अपने कदम रखे हैं। ये बहुत पवित्र भूमि है मान्यवर। आज सावरकर जी के जीवन को आज हमारे युवाओं ने इसमें से प्रेरणा लेने का काम सरल हो, इसलिए ढेर सारी चीजों का यहाँ प्रकाशन भी हुआ है, और उसको बहुत संगीतमय रचनाओं के साथ यहाँ गाया भी गया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को, इनके माता पिता को एक अपील करना चाहता हूं। एक बार इस सेल्युलर जेल में, जिस काल कोठरी में सावरकर जी का निवास था, जिसके ठीक सामने लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाता था, जिससे सावरकर जी की हिम्मत तोड़ दी जाए, वहां 7 बाय 11 की कोठरी, रोज खाना भी न मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। सावरकर जैसे विचारक व्यक्ति को किताबों से अलग रखा गया था। रोज कोपरा को बैल के कोलू के अंदर लगकर तेल निकालने की यातनाएं दी थी। वहां पर भी सावरकर जी ने कील के उपयोग से पत्थरों पर साहित्य सृजन करने का काम किया। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, साहित्य सृजन वो ही कर सकते हैं जिसका मन और आत्मा 2 में से कुछ कुंठित न हो। 2 जन्म टिप देने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर भारत माता की प्रार्थना के लिए, भारत माता के यशोगान के लिए साहित्य सृजन करने की हिम्मत है, उससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और उनके संकल्प ने ही एक कठोर कालखंड पारित करने की हिम्मत दी। एक ही जेल में 2 भाई रहने के बावजूद सालों तक एक दूसरे को देख नहीं पाए। कोई कल्पना कर सकता है? एक ही जेल में 2 भाई रहने के बावजूद कई सालों तक एक दूसरे का सामना नहीं हुआ। कितने जुर्म उस वक्त किए गए होंगे, वो इससे हमें मिलता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चिंतन, जिसके आधार पर आज की सरकार चल रही है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, वो उन्होंने ही इसकी नींव व्याख्या करने का काम किया था। मित्रों, ऐसी सामूहिक पहचान जो भारतीय उप महाद्वीप के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और इतिहास से उपजती है, इसको कई लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें से सबसे प्रखर इसके उपासक वीर सावरकर थे। अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से
हमारे देश पर हमेशा के लिए गुलामी का बोझ और गुलामी की मानसिकता थोपने का प्रयास किया था। इसीलिए 1857 के स्वातंत्र संग्राम को इन्होंने विप्लव का नाम दिया था। वीर सावरकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम को विप्लव की जगह स्वतंत्र संग्राम का नामाभिधम कर देश की सच्ची स्पिरिट को आगे बढ़ाया। और 1857 प्रथम स्वतंत्रता समर, ये पुस्तक देश के सभी पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक ऐसी है जो प्रकाशित होने के पहले ही अंग्रेजों ने इसको बैन कर दी थी। कोई पुस्तक प्रकाशित भी नहीं हुई है, उसको प्रकाशित होने के पहले बैन करने का काम अंग्रेजों ने किया था। उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको छापना, पढ़ना, बांटना, सभी चीजों पर प्रतिबंध था। क्यों था? क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा था कि 1857 में जो हुआ था वो अंग्रेजों के प्रति विप्लव नहीं है, हमारा स्वातंत्र का अधिकार है। और इसके लिए अनेक हुतात्माओं ने जो बलिदान दिया वो पहला स्वतंत्र समर था। और रूढ़ियों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि हमारा देश रूढ़ियों से ऊपर उठे, रूढ़ियों को त्यागे। मित्रों, आज हम आजाद हुए हैं, लंबी यात्रा कर देश आज यहां पर पहुंचा है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक सरकार बनी है जो लगभग 12 साल से काम कर रही है। और जब देश के आजादी के 75 साल हुए तब नरेंद्र भाई ने एक आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि पंच प्रण के आधार पर हमारे देश की जनता ने हमारी शताब्दी तक, आजादी की शताब्दी तक जाना चाहिए। पंच प्रण में एक प्रण है गुलामी के कालखंड की सभी स्मृतियों को समाप्त कर नए विश्वास के साथ देश आगे बढ़े। और 15 अगस्त 2047 को एक ऐसे महान भारत की हम सब मिलकर रचना करें जो महान भारत समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में नंबर 1 पर हो। और मुझे पूरा विश्वास है आज ये आह्वान 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना है। और एक व्यक्ति जब एक कदम चलता है तो एक कदम आगे बढ़ते हैं, परंतु एक ही दिशा में 140 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं तो हम 140 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। यही बात महान भारत की रचना करेगी। भारत समृद्ध भी होगा, भारत सुरक्षित भी होगा, भारत संस्कृत भी होगा और भारत शिक्षित भी होगा। भारत का स्वास्थ्य, हर जन का स्वास्थ्य हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस प्रकार के भारत की रचना ही वीर सावरकर की कल्पना थी। मैं आज यहां से एक जन्मजात देशभक्त, एक मूर्धन्य साहित्यकार और दृढ़ता के धनी, वीरता के धनी सावरकर जी को मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, पद्मश्री, पद्म विभूषण, सभी प्रकार के अलंकरण जो मिलते हैं वो सरकारें देती है। वीर सावरकर को वीर की उपमा कोई सरकार ने नहीं दी है, देश के जन जन ने देने का काम किया। यही इनकी स्वीकृति बताता है। आज पूजनीय मोहन जी के उपस्थिति में इनकी अमर कृतियों का संगीतमय नए सुरों में पंडित जी ने हम सबको सुनने का मौका दिया। पूजनीय मोहन जी ने एक प्रतिमा का भी अनावरण किया और एक कॉफी टेबल बुक भी बनाया है। मैं आशा करता हूं कि सावरकर का विचार विशेषकर हमारे किशोरों में, युवाओं में और बच्चों में सभी अभिभावक इसको आरोपित करें, इससे संस्कृत करें। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि गुलामी के सारे निशानों को हमें मिटाना है, तो मैं आज यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं कि इस अंडमान की धरती से बहुत ही नजदीक जहां पर हम जाते हैं और जिसे हैवलॉक आइलैंड कहते हैं,
ये हैवलॉक कौन था, इसका इतिहास क्या था, और 1857 के हमारे स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों को एक पेड़ और एक शव ऐसे लटकाने का दुस्साहस जिसने किया, उसके नाम पर उसे इनाम जो दिया गया था वो हैवलॉक आइलैंड था। उस निशानी को हमें मिटाना है और संकल्प से हैवलॉक आइलैंड को हम स्वराज द्वीप ही कहेंगे, ऐसा संकल्प करने का आश्वासन हम यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी के सम्मुख लेंगे। ऐसे में सभी से प्रार्थना करता हूं। इसके पश्चात जिनके शब्द मंत्र बन जाते हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय स्तर संघ चालक जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। हम सब जानते हैं कि संघ क्या काम कर रहा है, शताब्दी का यह वर्ष मनाते हुए क्या काम कर रहा है। यह वही काम है जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने कल्पना की थी। सावरकर जी ने एक ऐसा स्वर्णमय इतिहास हमारे सम्मुख रखा जिससे हम कह सकते हैं कि यह याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो मां की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, मां जिस पर बैठी करती थी सुख से जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन। राष्ट्र आराधन के प्रवास के ये सभी मार्गों में हमारा मार्गदर्शन करते हुए हम सभी को अपने वाणी से अभिभूत करने के लिए मैं आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य डॉक्टर मोहन जी भागवत से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। इसके पहले के भाषण में नारे लगते तो अच्छा होता। आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय अमित भाई शाह, हमारे गृह मंत्री, इस राज्य के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आदरणीय पंडित जी, श्री नरेंद्र जी हेटे, श्री अमेय जी हेटे, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी और जिनका गौरव आज हुआ वो सभी गौरव मूर्ति। एक अपने यहाँ पर पुराने रिवाज में सुबह उठ के कुछ श्लोकों का पठन होता है, उसको प्रातः स्मरण कहते हैं। उस प्रातः स्मरण के श्लोकों में एक श्लोक ऐसा है, वो पांडवों के बारे में है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, ऐसा पांचों पांडवों के बारे में है। मुझे कंठस्थ है, लेकिन पहला जो कहा है वो सिंहासन बत्तीसी है। कथा है कि विक्रम राजा सिंहासन चढ़ने वाला है, तो सिंहासन की 32 पैड़ियां और एक एक पर एक एक मूर्ति लगी है। वो पैर रखता है तो पहली मूर्ति कहती है रुको, तुम इस सिंहासन पर चढ़ने वाले हो। इस सिंहासन पर पहले बैठे थे, उन्होंने क्या किया पता है क्या? फिर वो एक कहानी बताती है और कहती कि विचार करो तुम ये कर सकते हो क्या। ऐसे कीर्तन स्मरण जब करते हैं तो उसका उद्देश्य ही ये होता है, एक तो कीर्तन इसलिए करना है कि वैसा होना है। किसी व्यक्ति का उत्तम स्मरण क्या हो सकता है? आखिर इन सब देशभक्तों ने यहां पर अपने जीवन को बिताया, कष्टकार में सावरकर जैसे लोग वापस आए। वापस आने के बाद भी
अंडमान के जेल से वापस आने के बाद भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, वो जारी रखा। जिस प्रकार से कर सकते थे उस प्रकार से किया। तो ये सब करने का कारण क्या था? कारण यही था कि सब लोग ऐसे बने। इसलिए पंडित जी ने जो स्मरण बताया कि इसमें जो गीत में शब्द है, बाल गुलाब, यानी अपने देश के सब बच्चे, तो देश के सब लोगों के मन में देशभक्ति का भाव है, वो ऐसा प्रखर होना चाहिए, उत्कट होना चाहिए। ऐसे तो कल्पना किसी ने नहीं की होगी, उन्होंने भी नहीं की होगी कि हम कुछ लोग शस्त्राचार करके अंग्रेजों को भगा देंगे। लेकिन हमारे शस्त्राचार करने से एक और अंग्रेज को धाक, दूसरी ओर अपने लोगों में जागृति, ये बात तो थी। और इसलिए कीर्तन, स्मरण, ये सारी बातें जो करनी है वो अनुकरण के लिए करनी है। और अनुकरण जिसका करना है वो पूर्ण चाहिए, नहीं तो गलत बातों का अनुकरण, गलती करने वाले का करेंगे तो गलत बातों का भी अनुकरण होगा। सावरकर जी का चरित्र हम देखते हैं तो ये पूर्णता हमको उनके चरित्र में मिलती है। वर्णन बहुत हुआ है, अमित भाई के भाषण में भी आया। सब कुछ, सब प्रकार की प्रतिभा उनके पास थी। सावरकर जी का वर्णन करना है तो कई विशेषण लगते हैं। उनकी कविताओं को देखेंगे तो एक एक कविता में उनके व्यक्तित्व का एक एक पहलू मिलता है। स्वतंत्रता देवी की आरती जो उन्होंने कही है उसमें उत्कट स्वातंत्र्य आकांक्षा स्पष्ट होती है। आखिरी के कड़ी में वो वीर भाव प्रकट होता है, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्रते। उसमें वो भाव आता है, तुझ साठी जनन ते मरण, हे मरण ते जनन। ऐसे आज जिस गीत का विशेष स्मरण हम कर रहे हैं उस गीत में क्या है? भक्ति है, प्रेम, समर्पण, ये सब भक्ति के घटक है। आदमी जुड़ जाता है, जुड़ जाकर तन्मय होता है। तो देश का दुख उसका दुख बन जाता है। अपने व्यक्तिगत, अपने शरीर मन बुद्धि के दुख वो भूल जाता है। और देश की वेदना, देश का दुख, देश के हित के लिए प्रयास, यही उसके अपने जीवन के लिए प्रयास बन जाते हैं। ऐसी तन्मयता, और ये तन्मयता शुद्ध सात्विक प्रेम के कारण। मातृभूमि पर प्रेम नहीं करता वो कैसे पुत्र कहला सकता है अपने आप को? करोड़ों पुत्रों की माता श्रृंखलाओं में बद्ध है, ये सहन करने वाला पुत्र कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी माता है। हम इतने सारे पुत्र हैं तो माता का हित, हमारी माता दैन्य दास्य में रह ही नहीं सकती। अगर है तो जीवन लगा के हमको प्रयास करना है कि उसको ठीक करना। ये जो प्रेम का भाव है, तन्मयता उसके कारण आती है। और केवल यहां रुकता नहीं, आदमी अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। तू तेची अर्पिली नवी कविता रसाला, लेखा प्रति विषय तूचा आनंद झाला। परिवार भी अपना, आगे कहते हैं उसी कविता में, हे काय बंधु असतो जरी सात आम्ही त्वस थंडलीच दिधले असते बळी मी। हम 7 भाई होते तो भी 3 भाई थे, तीनों अंदर थे, 2 तो अंडमान काले पानी में थे। जो पत्र लिखते हैं कविता के रूप में, उसमें सावरकर जी कहते हैं कि 2 की क्या बात है, हम 7 भाई होते तो हम यही करते हैं। हमारा निर्वंश होता तो भी हम अखंड वंश कहलाते।
क्योंकि देशभक्ति के इस दीप्तानल में हमने अपने स्वार्थ का दहन कर दिया है। मेरे लिए कुछ नहीं। ये जो उत्कट समर्पण है, उसके लिए आवश्यक उत्कट प्रेम है मातृभूमि के प्रति, उसके चलते जो तन्मयता आती है, इन सबका मिलाकर जो बनता है वो भक्ति है। सावरकर जी के चरित्र में सब मिलता है। जन्मजात प्रतिभावान थे, गायन, लेखन, नाटक, कविता, सब कुछ था उनके पास, वक्तृत्व था। उच्च विद्या विभूषित हो गए। उस समय बैरिस्टर बनना बड़ी बात थी। लेकिन यह सब कुछ देश के लिए। गुण सुमने मी वेची अली या भावे कि तिने सुगंधा ग्यावे। ये तरह तरह के गुण मैंने जो अर्जन किए अपने परिश्रम से, किस लिए? इन गुण पुष्पों की सुगंध मातृभूमि को मिले। अगर उसके उद्धार में ये काम नहीं आते तो विद्या का भार है, व्यर्थ है। जो कुछ कर रहे हैं वो उसी के लिए कर रहे हैं। और प्रचंड प्रतिभा, प्रचंड ज्ञान है। कर्म तो हम जानते ही है, बचपन से ही इतना सारा कर्म, भीम कर्म किया सावरकर जी ने। इतना कर्तृत्व, गगनचुंबी कर्तृत्व उनका। एक एक जीवन में आदमी ने क्या क्या करना है। अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के हेतु जो आज कर सकते हैं वो आज किया है, और जो आगे चल के हो सकता है करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा शुरू की है, उसके बारे में बताया है। स्वतंत्र भारत का संरक्षण कैसा हो, उसके लिए क्या करना, पहले से विचार बताए। चिंतन मनन में दूसरा विषय ही नहीं, और इसलिए विचार के साथ ही कर्तृत्व जुड़ता है। विचार सर्वांगीण है तो कर्तृत्व भी सर्वांगीण है। लेकिन इस ज्ञान और कर्म के साथ ये सतत चले, उपयोगी हो, इसलिए जो भक्ति आवश्यक रहती है वो भक्ति है, देशभक्ति। हम सावरकर जी का स्मरण करते हैं, पहली बात है उस देशभक्ति के लिए करते हैं। ये हमारे अपने देश में, हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहां तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। ये कैसे होता है हमारे होते हुए? पूरा भारत देश हम उसको एक मानकर, एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी अपना यही कहता है। तो इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में अलगाव, टकराव कैसे होता है? हम कैसे सोचते हैं? सावरकर जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं अमुक जाति का हूं। हमारे देशभक्तों ने हमेशा जो विचार किया वो सब किसी न किसी जाति में जन्मे थे, किसी न किसी प्रांत में रहने वाले थे, परंतु सबने सोचा पूरा भारत। स्वामी रामतीर्थ तो कहते थे कि मैं भारत हूं, मैं चलता हूं तब भारत चलता है। स्वामी रामतीर्थ की योग्यता थी ऐसा कहने की, हमको कहना पड़ा कि भारत जैसे चलता है वैसे मैं चलता हूं। पहला हमारे लिए, हमको सावरकर जी के सपनों का देश खड़ा करना है, तो वो सपना अपना सपना बनना चाहिए, और उस सपने को सत्य करने के लिए उसी प्रकार की उत्कट प्रखर देशभक्ति। उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। तो नित्य जीवन में देशभक्ति, कोई शत्रु नहीं है अब सामने। अपना देश बनाना है, अपना देश मजबूत करना है। तो नित्य जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे, उदाहरणार्थ आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं सब लोग, स्व का, स्वदेशी, सब लोग मान्य करते हैं, हम सबको पता है। लेकिन जहां जहां स्व का आचरण संभव है, कर सकते हैं प्रयास पूर्वक, वहां करते कि नहीं?
भाषा शुद्धि के लिए सावरकर जी ने काम किया। हमारे अपने घर में अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा आती है कि नहीं आती है, बात सोचने की है। अपनी परंपरा का देश काल परिस्थिति सुसंगत चित्र। सावरकर जी को तो जो रास्ता लेना पड़ा, देश पराधीन था, उस समय शस्त्राचार करना पड़ा, उसके लिए सारे खतरे उठाने पड़े, साहस करने पड़े, सब उन्होंने किया। आज तो वैसा कुछ करना पड़ने वाला नहीं, हमको कहीं जहाज से कूदना नहीं पड़ेगा सागर में, हमको कहीं काले पानी की सजा पर खपना नहीं पड़ेगा। हमको तो उससे बहुत सरल परिस्थिति मिली है। हमको अपने परिवार से प्रारंभ करके आचरण करना है। अपने बच्चों को दिशा देनी है कि खूब कमाओ लेकिन देश के लिए कमाओ, अपने लिए मत खर्चा करो। जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये सोच के पढ़ो कि देश के लिए क्या काम आने वाला है। जो सारी बातें लेकर सावरकर जी ने काम किया, उन बातों का आचरण अपने जीवन में करने का अपना प्रयास, ये होता है कि नहीं होता है, वो करना पड़ेगा। वो करने का स्मरण रहे, इसलिए हम सावरकर जी की मूर्ति बनाते हैं। हम उनके रचे हुए गीतों को अच्छा स्वर देकर प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं। हम स्वयं गाते हैं कभी कभी। इसका भान अपने को रखना पड़ेगा। सावरकर जी स्वतंत्रता के बाद भी बहुत साल तक रहे। समय समय पर उन्होंने क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बोला भी है। प्रयास भी जितना कर सकते थे उतना किया है। आज नहीं तो कम से कम 20 साल बाद प्रत्येक भारतीय को ये कहते बनना चाहिए कि सावरकर जी की जो अपेक्षा थी वो भारत के प्रत्येक जन ने पूरी करने का पूरा प्रयास किया है। पूरा प्रयास करेंगे तो बहुशः यशस्वी होंगे ही होंगे। ये हमको करना पड़ेगा और इसलिए इन सब बातों का अध्ययन करना, और वो बिना समर्पण के संभव नहीं है। अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ प्रायोरिटी प्रथम प्राथमिकता पर रखकर चलने के बाद ये संभव नहीं होता है। ये निश्चय करना पड़ता है कि जब तक चलते हैं चलेंगे, जब नहीं चलेंगे छोड़ देने पड़ेंगे, तब छोड़ देंगे, अर्पण कर देंगे। प्राथमिकता भारत है, राष्ट्र है, देश का जीवन है। राष्ट्र क्या है, इसकी भी स्पष्ट कल्पना सावरकर जी ने दी है। उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है और हिंदू की व्याख्या भी बताई है। सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सबैरिंदुरिति स्मृता। इस प्रकार के भाव से स्वयं को परिपूरित करते हुए संपूर्ण देश इस भाव से परिपूरित हो और सबके जीवन ऐसे बने और अपने शक्ति की पराकाष्ठा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए। भारत बने, भारत को जाने, भारत बने, भारत को माने जीवन में, उसके लिए जिए। ये समर्पण, ये भक्ति सावरकर जी के जीवन की इस गीत से प्रकाशित होती है। ने मुझे लगता है वो वीराणी कहते हैं ना, विरहिणी से वीराणी बना है। तो ज्ञानेश्वर महाराज की विरहिणी मराठी में प्रसिद्ध है, वैसे ही है। भगवान मिलता नहीं इसलिए तड़प रहे। यहां देश के लिए उनका देव देश ही है, उसी को सब कुछ माना है और उसके लिए तड़प रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 50 साल के लिए सब देवी देवताओं को बाजू रखो, एकमात्र अपनी देवता है भारत माता, उसके पुत्र सारे भारतवासी, वही अपने बंधु, उनके लिए करो।
यही लेके हमको चलना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण के साथ ये लेकर कैसे चलना, किस प्रकार से धैर्य रखना, किस प्रकार से कष्ट करना, किस प्रकार से सब सहन करके भी सावरकर जी को परतंत्रता में भी सहना पड़ा, स्वतंत्रता में भी सहना पड़ा, लेकिन कभी उनके मुख से भारतवासियों के प्रति उद्विग्नता, शाप ऐसा नहीं निकला। देशभक्ति है, देश के लिए किया, स्वयं के लिए अपेक्षा ही नहीं थी। तो उपेक्षा होती है तो भी जीवन का एक ही उद्देश्य है, देश के लिए समर्पित है। ऐसी भक्ति हमको अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी। सावरकर जी एक अर्थ में 1857 से 1947 तक देश की स्वतंत्रता के लिए जितने लोगों ने प्रयास किए, जितने लोगों ने जीवन दिए, उत्तमोत्तम नाम है। आकाश गंगा है, आकाश गंगा है एक तरह से, उस आकाश गंगा के प्रातिनिधिक और सबसे दैदीप्यमान तारा सावरकर जी, और वो तारा अपने लिए मार्गदर्शक है, वो अपनी दिशा निर्धारण करता है। अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाना है, आगे चलना है, तो हम सब लोगों को सावरकर जी को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। डरना नहीं, उनके जीवन के सब कष्ट देखकर, क्या क्या यातनाएं उन्होंने भोगी, उसको देखकर डरना नहीं। चलते जाए एक एक कदम, जिसको जितना बने उतना करे, पूरी शक्ति लगाकर करे। सेतु बंधन में बड़े बड़े पत्थर लाने वाले महाबली वानर थे, एक गिलहरी भी थी, उसको भी राम का चिन्ह मिला ना। तो जो भी करना है देश के लिए करेंगे, जितना अधिक अच्छा कर सकते उतना अधिक अच्छा करेंगे, सतत इस भावना में आगे बढ़ेंगे, भक्ति को बढ़ाते जाएंगे, देश को परम वैभव संपन्न बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। ये संकल्प करके हमको करना है, क्योंकि स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या मानसिकता आ गई, शायद सामने लड़ने के लिए कोई बचा नहीं, ये हो सकता है। सामान्य लोगों ने भी उस समय बहुत से काम किए, त्याग भी किया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ किया। अब किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं है, अपने लिए करना है, अपनत्व से करना है, और अपनत्व का उद्गम वही भक्ति है। हम जुड़ते हैं देश से, देश कैसा है, क्या है, लोग कैसे है, क्या है, बात की बात है। ये सब अपने हैं, ये अपना देश है, ये अपना राष्ट्र है। अपना क्यों है? क्योंकि ये देश जानता है कि सारा अस्तित्व उस अपनेपन से जुड़ा है। उस एक आध्यात्मिक सत्य की परंपरा इसको मिली है, जो अपने तत्वों को शाश्वत रखते हुए देश काल परिस्थिति सुसंगत रूप लेकर पुनः पुनः दुनिया में धर्म को जीवित रखती है। वो धर्म प्राण स्वरूप ये अपने राष्ट्र का शाश्वत स्वरूप है। ऊपर का तो बदलता ही है और बदलना भी चाहिए, यही सावरकर जी की कल्पना थी। ऐसी एक स्पष्ट कल्पना मन में रखकर अपने देश के उन्नति के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। सबने सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है, देश बनाने में घर गृहस्थी भी काम आती है। घर गृहस्थी करेंगे, पैसा कमाएंगे, रिसर्च करेंगे या शोध करेंगे, नए नए सत्य उजागर, ये सब जो कुछ करेंगे, खेल खेलेंगे, खेल में जीतेंगे, सब कुछ करेंगे, देश के लिए करेंगे। ये बात पक्की रखकर हम जीवन में चलेंगे। ऐसा चलने का प्रारंभ हम लोग संकल्प करके करेंगे। छोटी छोटी बातें एक एक ठीक करते जाना,
तो जीवन बन सकता है। हम एकदम सूरज नहीं बनेंगे आसमान के, सावरकर जी जैसे, लेकिन एक दीपक तो बन ही सकते हैं। वो प्रयास करना, स्मरण करना, इसलिए करना। मुझे लगता है अभी बाकी सारी बातें हो गई है, आपके सामने आ गई है, बहुत कुछ आप पहले से जानते भी हैं। परंतु ये जब किया है, इतने अच्छे पवित्र भूमि पर किया है, जहां ऐसे संकल्पबद्ध लोगों ने सब यातनाएं सहन करके भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा, और इसलिए संकल्प के धनी दो लोगों के पैर, मूर्धन्य लोगों के, सावरकर जी और सुभाष बाबू के यहाँ इस द्वीप पर लगे हैं। उस द्वीप में आकर हमने आज सावरकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है, उनकी याद कर रहे, उनकी लिखी कविताओं को सस्वर सुन रहे हैं। तो अपने मन में ये भाव जागृत होना चाहिए, और उस भाव के प्रकाश में हमने ये संकल्प लेना चाहिए कि आज से, अभी से आगे एक एक कदम पर विचार करेंगे कि हम उनके जैसे कितने बन रहे। इस जीवन में उनके जैसे पूरे बन जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनके निकट पहुंचे इन सब मामलों में, ये अनुभूति हम इसी जीवन में ले सके, ऐसा जीवन इसके बाद हमको जीना है। ये संकल्प लेकर अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो प्रतीक रूप न रहते हुए एक सार्थक कदम उस दिशा में बनेगा। लोग तो जो प्रेरणा लेनी है लेंगे, लेकिन लोग जब ये देखेंगे कि इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए श्लोक, उन्होंने अपने जीवन को और उन्नत करना शुरू कर दिया है, तो वो भी इसका अनुकरण करेंगे। बड़ी बड़ी बातें होती है, उनकी शुरुआत बहुत छोटी होती है। तो 2047 में अखंड वैभव संपन्न बल संपन्न विश्वगुरु भारत बनने की धारा शायद आज के इस कार्यक्रम की गंगोत्री के रूप में शुरू हो जाए। ये शुभ विचार मेरे मन में आया, ये मैं आपको और मुझको भी शुभकामना देता हूं, और मेरा भाषण सुना इसलिए धन्यवाद देता हूं। मेरे शब्दों को विराम दें। भारत माता की। हम सभी को अमृत काल में प्रवेश करते हुए जो दिशा निर्देश